आप बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और आजकल आप खासे चर्चे में हैं क्योंकि आपने एक यात्रा निकाली हुई पूरे बिहार में, जो लगातार आप बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और जिसकी खासी चर्चा हो रही है सभी जगह। हमारे साथ मौजूद हैं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूडी जी। पहले तो ये बताइए, मैं पहला ऑब्वियस सवाल आपसे, ये सांगा यात्रा है क्या? जो लोग सांगा यात्रा के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताइए है क्या ये, क्योंकि बहुत चर्चा है इसकी। हाँ, आप कह रहे हैं चर्चा है तो ज़रूर चर्चा हो गया होगा। देखिए, मैं कई वर्षों से बिहार घूम रहा हूँ और कई बार अपने राजनीतिक जीवन में छपरा से चुनाव जीतता हूँ। सब समाज के लोगों का समर्थन होता है और ये मेरा 7 बार लोकसभा, राज्यसभा और 1 बार विधानसभा, 40 साल की राजनीतिक यात्रा। और बिहार घूमने के क्रम में मैंने देखा कि और सभी पार्टियों में ऐसा हो रहा है कि आपकी पहचान पहले पार्टी के नाम पर आप नेता जाने जाते थे, अब कहीं ना कहीं ये हो गया कि आप जात के नाम पर अपने पार्टी में आप नेता पहचाने जाते हैं। ये रिवर्स हो चुका है। तो कोई भी आपका मेरिट देखता है तो पहले आपकी जात की पहचान से देखता है और तब उसके बाद आपके जो गुण हो सकते हैं उसको लोग, तो एक रिवर्सल है पॉलिटिक्स में। और जब हम पूरे बिहार में जब घूम रहे थे तो मुझे लगा कि एक समाज, और मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, वो अपने आप को कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर, चाहे ऐसा नहीं है कि मेरे पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि बिहार के, और ये कह के कि तुम 3.5% हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, ये उनके मन में भावना पैदा कर दी गई है। तो आज ज़रूरत था कि पॉलिटिकल रेलेवेंस स्थापित किया जाए। और ऐसा नहीं कि मैं उनका बहुत बड़ा नेता हूँ या मैं बहुत कुछ गजब कर दूंगा, लेकिन एक सवाल गाँवों में जाने के बाद, और मैं शहरों में नहीं जा रहा हूँ, बड़े लोगों के पास बड़े शहर में जाके मिल नहीं रहा हूँ, मैं सामान्य लोगों से, गरीब किसान और जो भी राजपूत समाज के लोग, उनके गांव में जाता हूं। वहां कहते हैं कि साहब, हम लोग तो वर्षों से कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी जेडीयू के साथ, कभी आरजेडी के साथ, लेकिन हमारा गारंटर कौन है? क्योंकि हर समाज के नेतृत्व के लिए एक गारंटर खड़ा हो गया है और वो अच्छे नेता हैं, चाहे वो मांझी जी हों या चिराग पासवान जी हों या जिसका भी नाम लेना चाहें। राजपूतों के नए गारंटर आप हैं। हम गारंटर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा गारंटर कौन है? तो हमने कहा कि भाई, ऐसा नाराज़गी क्या है आप लोगों का? लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ कर सकता हूं, और देखिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक लंबी यात्रा, मैं भारत सरकार में मंत्री भी रह चुका हूं, सांसद भी रह चुका हूं और कई सारे पदों पर रह चुका हूं। अब एक समय आ गया है कि अपने राजनीतिक जीवन में, और बिहार में भी क्षत्रिय समाज का नेतृत्व कहीं ना कहीं किसी के पास हमेशा रहा है, लेकिन ये पिछले 15-20 वर्षों में एक शून्यता का है। और कई बार मुझे लगता है, जैसे मेरे पार्टी में ही, तो मैं कई बार ऐसे बैठ के सोचता था, तो बिहार में हमारे सबसे अच्छे नेता थे सुशील मोदी, जो नहीं रहे। और मैं अगर ध्यान से विश्लेषण करूं तो बिहार में अगर फॉरवर्डों का अगर टिकट कोई बांटते थे, तो कभी चुनाव होता था या पद देना हो मंत्रिमंडल में, तो उसका फैसला उस पार्टी के नेतृत्व में सुशील मोदी जी करते थे। कोई उनके समाज का व्यक्ति नहीं करता था, कोई क्षत्रिय समाज का नहीं करता। तो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था, क्योंकि पार्टी के लोग तय करते थे। लेकिन चुनौती आज इस बिहार के राजनीति में कि हर आदमी जिसकी एक अपनी पहचान हो, उसकी जाति की पहचान पहले होनी चाहिए, तब वो पार्टी में उसकी रिकॉग्निशन होती है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा। और कई बार हम लोग भी देखते हैं कि जिस प्रकार से लोगों को टिकट दिया जाता है, चाहे राज्यसभा में भेजा जाता है, वो शायद बाकी विषय नहीं होता है, उसकी पहचान किस समाज से है। और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये नहीं है कि ये बड़ा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, और उसके परिणाम भी मिलते हैं। तो ये सांगा यात्रा उसी अभियान में बिहार भर के तमाम लगभग 3000 ऐसे छोटे बड़े राजपूतों के गांव हैं जहां मेरी यात्रा पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। और मोटे तौर से मैंने बहुत गांवों का संपर्क किया, जहां वो कमज़ोर हैं, जहां उनकी पहचान नहीं है, जिस विधानसभा में उनकी बोली नहीं है। तो अगर 10,000 ही हैं तो उनकी एक छोटी पहचान है, तो उस पहचान को एकजुट करके, और वो कहते हैं कि 5 साल आप मेरी वोट ले लेते हैं। आप बेसिकली राजपूतों को संगठित करने का काम कर रहे हैं, अगर मैं बोलूं तो। मैं कहूंगा कि संगठित करने का काम नहीं कर रहा हूं, वो संगठित हो चुके हैं, चाहे किसी को दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा। राजीव प्रताप रूडी वो किसी एक जाति से बने हुए नेता नहीं थे। बहुत अच्छा सवाल है। किसी जाति से बने हुए नेता नहीं थे, और आप बहुत कठिन लड़ाई लड़के आते हैं। आप लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार से लड़के आते हैं, और वैसी लड़ाई लड़ते हैं जहां पर कि अच्छे अच्छे लोग नहीं टिकेंगे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि राजीव प्रताप? बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बहुत खुशी है कि बन के, और या फिर एक समाज पर मैं फॉरवर्ड की कर। देखिए, अगर मैं राजपूत समाज से नहीं होता तो मुझे छपरा से मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देती, क्योंकि वैसा बिहार में भाजपा या किसी पार्टी का ऐसा प्रभाव नहीं है। तो पहली मेरी पहचान मेरे समाज से है,
और मैं जिस समाज से आता हूं, अगर मैं सभी समाज को लेकर के नेतृत्व देने की क्षमता रखता हूं तो एक्सेप्टेबिलिटी होती है। शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाएगा कि एक ही परिवार के लगभग सब लोगों से मैं चुनाव लड़ गया हूं। उसका नाम है राजीव प्रताप रूडी। लालू जी से भी चुनाव लड़ा, राबड़ी जी से भी चुनाव लड़ा, उनकी बेटी के भी खिलाफ चुनाव लड़ा, जीता भी हूं, और उनके समधी जी के खिलाफ। तो एक प्रकार से ऐसा भारत में कहीं नहीं हुआ होगा कि एक राजनीतिक जीवन में एक खानदान के लगभग सब लोगों से मेरा चुनाव हो गया हो। तो कठिन चुनाव, छपरा का चुनाव, और मैं आभार है, मेरी बीजेपी का आभार है, उनका आभार है जिन लोगों ने मुझे मदद किया, और सब समाज के लोगों ने छपरा में मुझे मदद किया है। लेकिन मैंने देखा कि एक समय आ गया है कि अब वापस लौटाना है। और मैं सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं, पहले तो अपने समाज को बिटोरने की बात कर रहा हूँ। उनको आप पूरे फॉरवर्ड्स की बात कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा तब जब लोगों की विश्वसनीयता, मेरे समाज के लोगों को मेरे बातों में विश्वास। और मैं कोई आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए, मैं किसी को ललकार नहीं रहा हूँ, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा घेराव और धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रोड ब्लॉक करने का, मैं विधानसभा घेराव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल्ली चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मस्तिष्क से उनको उनकी ताकत का एहसास दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ, और उनके बारे में जो समाज में छवि है उसको वापस लाने की कोशिश कर। राणा सांगा, उस मुगलों के खिलाफ उन्होंने सभी राजपूत राजकुमारों को एक करके एक बड़ी लड़ाई 1500 शताब्दी में, एक पहचान थी। शायद मैं बिहार में एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको कहेंगे ये गलत है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक समाज की बात रखना और उसका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करना, क्योंकि शायद लंबी यात्रा के कारण शायद एक लेजिटिमेसी आ गया हो। तो गारंटर कौन है, उन लोगों ने पूछा। मैंने कहा तो कि अब राजीव प्रताप रूडी जो है वो अगड़ों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के। अगर मैं बोलूँ तो गलत बोल रहा हूँ इसमें? नहीं, आप उनको संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगड़ों का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। फिर एक बात हमारे लिए ज़रूरी है कि एक आवाज़ तो सबकी आए। हमें क्यों उपेक्षित समझा जाता है, हमें क्यों समझा जाता है कभी 3.5%, पूरे सब लोगों को 9%। तो ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो 1% पर हैं, 1.5% पर हैं, और बिहार के राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका है। और प्रत्येक दिन किसी भी राजनीतिक समाज में, किसी भी राजनीतिक अभियान में सबसे पहले मेरी यह पहचान, भाजपा में भी अगर मेरी पहचान है या किसी का भी किसी पार्टी में, तो पहले उसकी पहचान उसके जात से है, तब फिर पार्टी से है। और ये हो चुका है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हम सब लोगों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया, और जहाँ देश में भी है लेकिन बिहार में ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से है। आपके विरोधी बोलते हैं रूडी जी कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी में हाशिए पे आ गए हैं। अगर ऐसा बोल रहे हैं लोग तो ये गलत है, इसमें कोई सच्चाई है? ये आपका हाशिए पर आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैं शुरुआती तौर से, आप देखिए, बड़े लंबे राजनीतिक जीवन में मैं विधायक रहा हूँ चंद्रशेखर जी के साथ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के 1996 में छपरा से जीता। डी कैटेगरी की सीट थी, कोई लेने के लिए मैं उसे टिकट दिया। मैं 99 में फिर से जीत के आया। 2001 में मैं मंत्री बना, बड़ी जिम्मेवारी, वाजपेयी जी की सरकार में नागरिक विमानन मंत्रालय का प्रभार दिया गया मुझे, मैं काम करके। अब की बात हो रही है। उसके बाद भी चलिए देखिए, मुझे पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, और इस बार भी तो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो आपको पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है? मुझे कभी कोई नाराजगी नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतना समय मिला है कि मैं बाकी काम जो मैं अपने जीवन में करना चाहता था, जो मेरे शौक का था, इस 10 वर्षों में और पार्टी के काम के साथ किया है। बट आप जो मुहिम चला रहे हैं, देखिए अभी जो राजनीतिक दौर है वो पिछड़ों की राजनीति का है, दलितों की राजनीति का है। उसमें आप अगड़ों को संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द विंड नहीं है? नहीं है। हमारी पार्टी भी चाहेगी तो राजपूत समाज का वोट भी, जो भी पार्टी का नेता है वो चाहेगी कि उस पार्टी के उस नेतृत्व के माध्यम से उनके पास है। मैं तो सिर्फ संगठित कर रहा हूँ, निर्णय उनका है, और उसका लाभ कितना पार्टी उठा सकती है वो उस पर है। लेकिन कमिटमेंट तो अगर किसी बात का कमिटमेंट दूंगा तो मुझे भी कमिटमेंट ऐसा महसूस होगा कि कमिटमेंट है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि इनके बात का महत्व है, तो शायद लीडरशिप बनाने में सहूलियत होती है। आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, क्या इसमें आपकी पार्टी की सहमति है? देखिए, कोई पार्टी की जब बैठक होती है, या पार्टी की पहले ही बैठक हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो चयन ही इस बात पर होता है कि कौन किस जात का है। और चुनाव के समय मुझे अगर किसी ब्राह्मण को किसी क्षेत्र में भेजा जाता है तो इसे कहा था कि उस इलाके में बहुत ब्राह्मण हैं,
उस इलाके में बहुत अवधिया समाज के लोग हैं, उस इलाके में बहुत पासवान समाज के लोग हैं, मछुआरे समाज। इसी आधार पर चुनाव के दिन आप भेजते हैं। और बाकी आपके पार्टी का सिद्धांत, संघ का पहचान, हिंदुत्व का पहचान, या जो भी आपका सिद्धांत राजनीति राष्ट्र के से पहचान, वो सब साथ। लेकिन बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है कि आपकी अपनी पहचान क्या है। तो राजीव प्रताप रूडी की अगर अपनी पहचान नहीं हो तो फिर समाज में बाकी लोग क्यों पूछेंगे आपको। तो ये जो भी आप पूछ रहे हैं, ये कोई इसकी परिभाषा की ज़रूरत नहीं, ये तो स्वतः सब लोग जान पर रहे हैं। आपके ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आर.के. सिंह, उन्होंने अभी आपके पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर सवाल उठाया, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठाया, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे हैं, तो उन्होंने कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए या सफाई देनी चाहिए। देखिए, मैं इस विषय पर सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि क्या उन्होंने ऐसे सवाल किए। ये चीज़ प्लेटफॉर्म पर लाना, मुझे लगता है कि वो तो 9 साल तक भारत सरकार के मंत्री रहे, पार्टी ने उनको टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ईमानदार, बहुत हार्ड वर्किंग, बिहार के सचिव रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़ा ओहदा दिया, पहले राज्य मंत्री दिया, फिर उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर दिया, और वो 1 to 1 है। राजीव प्रताप रूडी 10 साल में 1 to 1 बहुत लोगों से नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, उनकी सवाल तो सही है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के चुनाव के पहले थोड़ा सा परहेज कर देते, पार्टी के भीतर बात करते, पार्टी में सब लोग बहुत समझदार हैं, तो लेकिन वो उनकी सोच है, उन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर ये सब चीज़ें दल के भीतर रखे। जैसे मैं अगर सांगा यात्रा कर रहा हूँ तो मैं खुल के कर रहा हूँ, क्यों मैं किसी के विरोध की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रवेश कर ही नहीं रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को खराब कहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मुझ में लायकियत होगी उसके, तो वो, लेकिन उनकी अपनी सिद्धांत है, उनकी तो आपका मानना है कि उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए था? अब उन्होंने कहा, उनका ऐसा मानना है, लेकिन अब सम्राट जी हमारे पार्टी के नेता हैं, बाकी जिन लोगों का भी नाम लिया है, और वो कौन आरोप लगा रहा है वो भी तो देखिए साहब। मैं आपके खिलाफ आरोप लगाऊं और मैं तीसरे को कहूं कि स्पष्टीकरण, मैं हर बात का स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, मेरे खिलाफ भी बहुत सारे आरोप होते हैं, मैं इग्नोर करता हूं। आखिर में लगा कौन रहा है, और क्या उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि सब पर आरोप लगाए और हम लोग जवाब देते चले? ऐसा भी नहीं है। आज ही प्रशांत किशोर ने आपके पार्टी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको बोला है कि हत्या के आरोपी हैं, उनको या तो इस पर सफाई देनी चाहिए या इस्तीफा देना। देखिए, प्रशांत किशोर जी से मेरा भी परिचय है, राजनीतिक पार्टी, पहले कंसल्टेंट थे, सलाहकार थे। कई बार हम लोग के भी सलाहकार होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, वो कहते हैं कि एमएलए एमपी बन जाएं, तो सलाहकार थे। अब उनके पास सलाह देने में और सरकार बनाने में बहुत, अब खुद ही परीक्षा में आ गए हैं। अब वो, लेकिन उनकी अब राजनीतिक, अच्छा कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, आरजेडी खराब है, जेडीयू खराब है, मंत्री खराब है, फलाने खराब है, हम अच्छे हैं। पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता है। पहले आप अपने पॉजिटिव काम से बिहार में प्रभाव बनाइए, फिर सबको जितना कहना है कहिए। आपकी अपनी पहचान नहीं बनी, वही तो बोल रहे हैं कि इस बार हमको मौका दीजिए, हम इस बार पॉजिटिव अब करें। तो जनता तय करेगी। देखिए, हम लोग भी वोट मांगने जाते हैं, तो क्या मैं पहले दिन से ही लालू जी के, मैं कभी लालू जी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। लोग जानते हैं इस राज्य में कि लालू जी की सरकार आएगी तो फिर क्या होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आज बिहार में अगर एनडीए का हवा चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि लोगों को पता है कि भाई ये मिस्टेक अगर हो गया तो फिर वो एक ऐसा समय आएगा। अभी तो बिहार एकदम ये जब हवा बोल रहे हैं ना, इस हवा में एक ये भी है कि अभी 10-10 हज़ार रुपये दिए गए हैं 75 लाख महिलाओं को और 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को देना है। तो आरोप ये भी लग रहा है आपकी पार्टी और आपकी सरकार के ऊपर कि आप घूस दे रहे हैं, सीधे सरकार के घूस है 10,000 रुपये। देखिए, मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा, बट लेकिन अगर हमारी सरकार की क्षमता है, और हम किसको दे रहे हैं, उन बहनों को दे रहे हैं जो जीविका जिसको हम लोग कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और वैसे भी पहले पैसा देते हैं उनको। आप उनको बैंकों से देखिए कि हर को लखपति दीदी किसको कहते थे, जिसको पैसे दिए गए, उसको आज जिसको 10,000 रुपया मिला, लाखों में कमा रही हैं। तो मेरा तो दायित्व है ही है कि मैं अपने समाज को, फ्री राशन भी जा रहा है, कई बार फ्री बिजली भी दे रहे हैं। अगर एक समाज को, देखिए वेल्थ क्रिएट हो रहा है भारतवर्ष में, बिहार में भी वेल्थ क्रिएट हो रहा है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन बहुत ही लॉपसाइडेड है। और अगर समाज के कुछ श्रेणियों को अगर हम मदद कर रहे हैं, तो ये मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है। मुझ में इतनी ताकत होनी चाहिए कि मेरी सरकार इतनी पैसे की उगाही करके, रेवेन्यू अर्न करके इस लोड को ले सके। बड़े घर के लोग, बड़ा व्यापार वो होता है जो पैसे भी कमाता है और अपने सब्जेक्ट्स को खुश रखता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं, देश भर में ऐसा होता है, दुनिया भर में ऐसा होता है। मतलब ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है उसको आप गलत नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
अगर मैं अपने राजस्व पर किसी प्रकार का बोझ नहीं ला रहा हूं, बोझ तो आएगा, वो इसलिए है ना कि अगर मैं राजस्व उतना कमा बड़ा लूं- बोझ आएगा। नहीं, राजस्व कमा लूंगा मैं पैसे अपने राज्य के विकास, मेरी सड़कें नहीं रुक रही हैं, मेरी बिजली का विस्तार नहीं रुक रहा है, मेरे औद्योगिकरण का क्षेत्र अफेक्टेड तो सब होगा। हाँ, तो पूरी दुनिया की सरकारें कर्ज में चलती हैं। वो तो हमारी ताकत होनी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था, और बिहार अब टेक ऑफ पॉइंट पर है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार टेक ऑफ पॉइंट पर है, और जो भी रेवेन्यू का अभाव आपको बिहार में 3 लाख आप करोड़ बोल का रहे हैं बजट टेक है। ऑफ पॉइंट पे है, आपके नेता बोलते हैं टेक ऑफ कर चुके हैं हम, तो आपको 20 साल लगा टेक ऑफ पॉइंट पे पहुंचने में। चलिए, उसको आप परिभाषा बदल दीजिए। मेरा ऐसा मानना है टेक ऑफ पॉइंट हम उसको कह सकते हैं। टेक ऑफ पॉइंट और टेक ऑफ में बहुत कम समय का फर्क होता है। मैं उसको मान लेता हूँ टेक ऑफ ही कर गए हैं। लेकिन अभी वो जो उड़ान करना है, जो छलांग लगाना है, वो फेज अब आ गया है। और इसमें एक और परिभाषा, डबल इंजन की सरकार नहीं है। अब ऐसी यात्रा है आसमान की जिसमें दोनों इंजन साथ काम कर रहे हैं। वो बड़ी यात्रा है। तो धरती से हम लोग आसमान की तरफ बढ़ गए, टेक ऑफ पॉइंट पर हैं, टेक ऑफ कर चुके हैं। अब विमान में दोनों इंजन साथ चलता है, तो दोनों इंजन की सरकार है और तेज गति से अब वो रफ्तार ज्यादा पकड़ेगी, रफ्तार ज्यादा पकड़ेगी। अब इंजन से हम लोग आगे बढ़ अच्छा, रहे हैं। आपके अभी मैं आपकी बात कर रहा था आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और अब जिस तरह का आपने वहाँ काम किया है वो मतलब काबिल तारीफ है, बट समहाउ वो पब्लिक के में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बियॉन्ड छपरा। ये कुछ देखिए, मैं अपने क्षेत्र में अगर कुछ करता हूं तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूं, और वो मैं इसलिए करता हूं ताकि वो सैंपल अगर वहां कामयाब हो। आप प्रभाकर जी, आप अपने घर में मिसेस से पूछिएगा, भाभी जी से पूछिएगा, गैस पाइपलाइन से पटना शहर में आपके घर में गैस आ गया है? नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं? नहीं आया। पटना शहर में नहीं आया है, आपको नहीं, आपके मेरे यहाँ, मेरे गांव में, मेरे घर में पाइपलाइन से देहात में गैस का कनेक्शन है। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। छपरा के गांव-गांव में पाइप बिछ चुका है, घर घर में, मेरे घर में, अमनौर में, और आप सोनपुर के गांवों में जाएं, आप गरखा के गांवों में जाएं, आप छपरा के गांवों में जाएं, दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? ये मैंने कहा कि अगर ये सफल, बट ये बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वही मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन मेरे छपरा की जनता जो मुझे बार बार जिताती है, सड़कों का जाल, बिजली हमारे यहाँ 1 मिनट नहीं कटता है, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग होता है। आप आकर तो देखें, आज 37,000 करोड़ की योजनाएं छपरा की धरती पर हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार को लाख करोड़ रुपया कमवाएगा। मैं वैसी योजनाओं के बारे में सोच रहा हूँ। मैं कुर्सी में अधिकार होता है, कुर्सी में ज्ञान होता है। मेरे पास ना कुर्सी है ना ज्ञान है, लेकिन मैं अपने सैंपल करके छपरा को एक सैंपल में लेकर के पूरे बिहार और देश के लिए नमूना बनाना चाहता हूँ। मैंने गैस पाइपलाइन का कहा, और जिस दिन ये योजना कंप्लीट होगा, पूरी दुनिया के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा कि एक क्षेत्र में, एक सीमित इलाके में 3.5 लाख घरों में गैस पाइपलाइन पहुंचेगा। शायद दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा, यूएस में नहीं हुआ होगा, यूरोप में नहीं होगा, अमेरिका में इतनी बड़ी सघनता से। बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो कहते हैं रिफ्लेक्ट नहीं करता, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो आप ये सवाल नहीं पूछते। रिफ्लेक्ट नहीं करता तो मैं टॉस नहीं करता हूँ, मैं लालू जी के खिलाफ लड़ता हूँ। टॉस करके मैं पॉलिटिक्स नहीं आया कि 7 बार आप एमपी बन गए और 1 बार एमएलए बन गए। टॉस करके नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही। इससे भी ज़्यादा मेरिट वेरिट छोड़ दीजिए, आपका गुडविल कितना है, आपको ये बारे में लोग क्या सोचते हैं। परसेप्शन मैटर्स, जैसे नीतीश जी का परसेप्शन मैटर्स। पॉलिटिक्स तो एक चीज़ और बताइए रूडी जी, ये अभी ये चर्चा क्यों है बाजार में मुझे नहीं पता, बट बात ये हो रही है कि आप, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आप लोग सब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, आपसे पार्टी लड़वाएगी विधानसभा चुनाव? पता नहीं, आप लोगों ने अखबारों में लिखा है, ऐसा कुछ हमारे जानकारी में नहीं है। इसमें कोई सच्चाई है, कोई बात हुई? नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कहीं भी नहीं है। बट आपको लॉजिकल लगता है ये? नहीं, इसलिए कि बाकी राज्यों में ऐसा हुआ है तो लोग यहाँ भी डाल दिए। हर चुनाव के पहले एक समाचार ऐसे कॉलम भरा जा सकता है, और मैं उसके तो लॉजिक इसमें कोई सरकार नहीं है इस जानकारी? दूर दूर तक नहीं है, और होगा तो पार्टी बुला के कहेगी तो किसी को भी कुछ करना पड़ेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये समाचार है, उसमें किसी को आपत्ति हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपके जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं उनको बदलने की बात हो रही है कि लोग उन चेहरों से बोर हो गए हैं, या नए चेहरों को मौका दिया जाए, तो इससे पार्टी में असंतोष नहीं होगा? जो पुराने नेता हैं उसको बदलने की बात हो रही है, 30% के आसपास लोगों को बेटिकट करने की बात हो रही है। पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मोदी जी का चेहरा है देश भर में, कोई ऐसी बात तो जो 70+ फॉर्मूला जो अपनाया है अमित शाह जी ने कि 70 से ऊपर वालों को रिटायरमेंट देना चाहिए, उससे आप एग्री करते हैं? नहीं, 70 के ऊपर अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो एक चिंता का विषय बनता है। परफॉर्मेंस है तो क्यों नहीं,
रहने, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब अगर परफॉर्मेंस है तो 70 के ऊपर भी है। भाई ये तो उनको तय करना है, पार्टी के लोगों को नीतिगत फैसला करना है, इस पर तो मेरी टिप्पणी की कोई राय आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई राय हो ही नहीं सकता है, पार्टी का निर्णय है। बट इस निर्णय के खिलाफ में आपके पार्टी के जो कुछ वरीय नेता हैं वो लगातार अभी से इस पर विरोध जता रहे हैं। उनका उनका कोई मानना है। मुझे आइडिया नहीं है, उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका विरोध किस बात के लिए। आपके जैसे अश्विनी चौबे जैसे जो नेता हैं, उन्होंने भी अपना असंतोष जताया। उनका कहना है कि उनका जिस तरह का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से पार्टी की उन्होंने सेवा की है, उसके बाद उनको उस प्रपोर्शन में रिटर्न नहीं मिला। देखिए ये सब कहना सबके भाग से मिलता है। वो भारत सरकार के मंत्री रहे, हमारे अच्छे मित्र हैं, एमएलए रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। पार्टी ने सबको सब दिया और बड़ी पार्टी है, अभी नहीं मिला तो कल आपको दे देगी। इसलिए ये सब कहना कि मुझे यहाँ पार्टी में पार्टी के काम करने के लिए हिस्सेदारी नहीं मांगी जा सकती। आपका कद कितना बड़ा है वो बना के रखिए, और आपका कद बना रहेगा, और सांगा यात्रा उसी कद के लिए मेरे लिए है। अगर मेरा कद बना रहेगा तो पार्टी आपके कद के हिसाब से, आपके सोच के हिसाब से, आपके व्यवहार के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से हमेशा ख्याल रखेगी। और उतना ही दायित्व हमको भी है कि हम अपने कार्यकर्ताओं का भी रखें। आप जब स्किल डेवलपमेंट में थे तो आपने बोला था कि बिहार को हम स्किल हब बना देंगे। मैं फेल कर गया, मुझे समय नहीं मिला। वो देश के लिए करना चाहता था, मुझे समय नहीं मिला। वो अपना निर्णय है, राजनीतिक निर्णय है। आपके जो सहयोगी हैं नीतीश कुमार, वो बहुत बार उन्होंने पाला बदला है। तो इस बार आप मानते हैं, इस बार ऐसे वो हर मन से बोल रहे हैं कि हम अब कहीं नहीं जा रहे हैं, आप मानते हैं कि ही कैन बी ट्रस्टेड? He is being trusted, he shall be trusted and he is a trustworthy person. पॉलिटिकल परिस्थितियों में कोई निर्णय कभी हुआ हो, नीतीश कुमार एक गंभीर व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार एक सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार एक दूरदर्शिता रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अटूट संबंध है, दिल्ली की सरकार में और बिहार की सरकार में। वो हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री फिर एक बड़ी बहुमत के साथ बनेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी जो है वो लगातार जो कार्यक्रम करती है, जो घोषणाएं करती है, वो ईबीसी, ओबीसी, दलित्स को ले जाने के लिए करती है, बट फॉरवर्ड जिसकी आप वकालत अभी कर रहे हैं उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करती है। तो क्या पार्टी उनको फॉर ग्रांटेड लेती है, मान के चलती है कि हमारे साथ है, या उनकी ये आप लोगों का सोचना है और बाकी लोगों का सोचना है कि टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे लगता है कि कोई किसी को ग्रांटेड तो आजकल ले नहीं सकता, इसलिए गारंटर की बात कर रहे हैं ना वो लोग। तो गारंटेड किसी के आप ले नहीं सकते हैं राजनीतिक रूप से। ऐसा था कि इन फॉरवर्ड समाज में खास करके राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण कास्ट की एक पॉलिटिकल उपस्थिति बहुत स्ट्रांग थी। ये भी सच है कि दूसरे समाज के लोग उपेक्षित रहें। अगर कोई सरकार अपने विवेक से पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बाकी जो समाज आपके साथ हमेशा खड़ी रही है उसकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आप भाजपा में हैं तो आप इस सरकार का हिस्सा हैं जो बिहार में सरकार है। आपके यहाँ कानून व्यवस्था पर लगातार इधर कुछ दिन से सवाल उठ रहे हैं, आपको भी लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है? आपके सहयोगी चिराग पासवान भी नहीं, देखिए ये बातें पुरानी हो गई, और मूलतः बिहार में जो अपराध का माहौल बना था वो मूलतः ज़मीन से जुड़े हुए। बिहार में विकास हो रहा है, ज़मीन का अपराध बहुत बढ़ गया था, लोगों के पास बहुत पैसे आ रहे थे, ज़मीनों की कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत बढ़ती चली जा रही थी। पिछले 1.5-2 महीने से तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके बारे में हम चर्चा करें। तो शायद इस बात का सवाल जरूर उठा था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिहार में डेवलपमेंट, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार की विश्वसनीयता, बिहार की सरकार की विश्वसनीयता, ब्यूरोक्रेसी की विश्वसनीयता, इस पर कहीं कोई आक्षेप नहीं है। एंड आई कैन स्टिल से कि बिहार इज़ द बेस्ट रूल्ड स्टेट्स इन द कंट्री टुडे। और वो आप टेक ऑफ कर ले या टेक ऑफ कर चुका, आने वाले दिनों में भारत का सबसे विकसित राज्य बिहार बट आप आने वाला है। डबल इंजन की सरकार इतने दिनों से चला रहे हैं, उसके बाद भी अभी भी आप बेसिक जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, पलायन, माइग्रेशन, इसको आप एड्रेस नहीं कर पाए हैं। देखिए, फिर मैं दोहराऊंगा प्रभाकर जी, पलायन तो बिहार का हो चुका है। उस 15 साल के कार्यकाल में जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनकी श्रीमती जी राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, लगभग 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के निकल गए। उसके बाद से 15 साल का सरकार रह चुका है। इस पिछले 30 साल में जो लोग किसी भी परिस्थिति में बिहार से निकल गए, और खास करके मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मजदूर क्लास, ये जो निकल के गए, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में उन लोगों ने अपने आप को स्थापित कर दिया है। वो वहाँ स्थापित हो चुके हैं, लेकिन बिहार में लौट करके जब आ रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अरे तो बिहार अच्छा है, तो वो वापस लौट के अपने गाँव जा रहे हैं, अपने पक्का का मकान बना रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, टीवी लगा रहे हैं, AC लगा रहे हैं, बिजली 24 घंटा है, फ्री बिजली उपलब्ध है,
राशन उपलब्ध है, तो वो सब 2 ठिकानों पर ज़बरदस्त कर रहे हैं। और यही तो खासियत है बिहारियों का, देश दुनिया में भी उनका नाम अब रोशन हो रहा है और बिहार की रोशनी में भी आकर के वो अपनी जगत बसा रहे हैं। ये बड़ी अभी जो अमित शाह आए थे, उन्होंने ये बताया अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कि इस बार भी हम बिहार में जो चुनाव है मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दों को छोड़ के अगर आप केवल प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर लड़ेंगे तो देखिए, वो तो उनका एक सेंटेंस था, नेतृत्व तो देश में प्रधानमंत्री जी का है, स्वीकार्य है, बहुत अच्छा नेतृत्व है उनका। और उन्होंने लगातार बिहार में हाथ कदम से कदम मिला करके बिहार की सरकार के तमाम निर्णयों का साथ दिया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवेज का हो, रोड्स का हो। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का चेहरा मोदी जी के चेहरे के साथ दिखता है तो बिहार के लोगों की बड़ी विश्वसनीयता जगती है। बिहार में माहौल साफ है और मैं आपको प्रभाकर जी कहना चाहूँगा, रिजल्ट एकदम डिक्लेयर है। कुछ चुनौतियां हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा की, रिजल्ट बिल्कुल साफ है। बिहार आपका अंतिम सवाल आपसे रूडी जी, जो कुछ जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जैसे शराबबंदी और इस तरह की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका क्रेडिट लेते हैं नीतीश कुमार, आपके विरोधी खासकर प्रशांत किशोर जैसे लोग बोलते हैं कि हम आएंगे तो 1 घंटे के अंदर इस कानून को खत्म करेंगे। देखिए, प्रशांत जी पहले एक बार एमएलए एमपी बने, बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद विधानसभा में थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे, पार्लियामेंट में आए तो और भी अच्छा है क्योंकि वहाँ देश जानेगा उनको, तो वहाँ आके कुछ परफॉर्मेंस दे। किसी गांव को पकड़ करके 10 लोग, जैसे मेरे बारे में छपड़ा में कहते हैं ना कि भाई जो भी विरोध कीजिएगा आदमी बढ़िया है, नंबर 1 कहते हैं, ऐसा लगता है मुझे। देश के लोग कहे, एक चुनाव हुआ था उसमें सब लोगों ने कहा कि भाई वी लव यू, यू आर अ गुड मैन, वी आर गोइंग टू स्टैंड। तो एक बार थोड़ा सा आके गांव देहात में, अब सब बुरा है, सब बुरा है, सब बुरा है, तो थोड़ा लोग थक रहे हैं बिहार में, ये चोर है, वो चोर है, साहब सब हम लोग देख लेंगे, लेकिन बिहार के निर्माण में आपकी भूमिका क्या है? शब्दों से बिहार का निर्माण नहीं, जाति है उसकी पहचान करनी पड़ेगी, जात के साथ चलना पड़ेगा, गरीबी के साथ चलना पड़ेगा, जो बिहार के साथ मजबूरियां हैं उसके साथ चलना पड़ेगा, बिहार के बाढ़ के साथ चलना पड़ेगा, बिहार के लोग जो यहाँ से बाहर निकल गए हैं उनके बारे में दुनिया में क्या स्थिति है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। इन तमाम चुनौतियों में आप अपने गांव में बैठ कर के आप क्या, हमने तो 26 साल की उम्र में हम विधायक हो गए, तो अगर मेरे बारे में अगर कोई बात आप कह दीजिएगा कहीं छपड़ा में या देश में, तो अगर आप कुछ बोलिएगा तो लोग उसको आउटराइट रिजेक्ट कर देगा। ये बात गलत है क्योंकि मैंने परीक्षा दे ली है, उनकी परीक्षा का तो पेपर अब आएगा, उसमें वो अपीयर होंगे कि नहीं होंगे वो भी नहीं पता है, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, हारेंगे। तो कई बार ऐसे, और कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई देश में आंदोलन हो, जयप्रकाश जी का आंदोलन एक आया था जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार, ऐसा तो कोई आंदोलन बिहार में है नहीं। एक आंदोलन लालू जी का, वो मानते हैं कि वो आंदोलन ही कर रहे हैं, वो 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। परसेप्शन, मैं भी तो कर रहा हूं, उनके पास साधन, मुझे लगता है गांव गांव में उनकी गाड़ियां घूम रही है, इतना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ना। उन्होंने आज अपने संपत्ति का ब्यौरा भी जारी किया। भाई मैं भी 40 साल से हूँ, मेरा भी देख लीजिएगा अकाउंट निकाल के, 250 करोड़ रुपया मुझ में, 250 करोड़ रुपया बहुत पैसा होता है महाराज। आप मुझे 250 करोड़ रुपया दीजिए, मैं बिहार में राजनीतिक पार्टी चला करके आपको 100 सीट पर 10-10 हज़ार वोट दिलवा दूंगा, वैसे ही दिला दूंगा। आप 250 करोड़ रुपया छोड़ दीजिए, आप हमको 100 करोड़ भी छोड़ दिए, 50 करोड़ दीजिए, आपको आपकी पार्टी बनवा के मैं हर जगह 10-10 हज़ार वोट दिलवा देता हूँ। लोग तो प्लेटफॉर्म खोजते ही रहते हैं, तो ये सब ठीक है, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, उनकी बातें ठीक होती हैं। ट्रैक्शन कितना है उनका, लोगों के बीच में ट्रैक्शन कितना है, और ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की आपके प्रति विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नीतीश कुमार जी के प्रति है, जो देश के प्रधानमंत्री के, जो रूडी जी के प्रति भी है, मेरे समाज के लोगों का, मैं ऐसा हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे लगता है, इसलिए मैं जैसा आपकी यात्रा, तो कहने का मतलब है कि आप इस यात्रा से जो ट्रैक्शन चाहते हैं, मैं मानूंगा कि चलिए आपको उससे वो गुडविल जो लेकिन मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि बिहार भर की राजपूत समाज एक प्लेटफॉर्म पर, मेरा एजेंडा पॉजिटिव है, कोई दंगा आंदोलन ये नहीं है, मैं तो सिर्फ आगे बढ़ करके उनके आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनका देश दुनिया में उनकी पहचान के लिए सिंबॉलिक हूँ। मैं कोई परमानेंट थोड़ी ना हूँ, कोई परमानेंट थोड़ी ना रहूँगा। चलिए ठीक है, सिंबॉलिक हूँ। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप जो इम्पैक्ट चाहते हैं इस यात्रा से वो आपको इम्पैक्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।